नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम शुरू से ही चर्चा कर रहे थे पवनों के बारे में, द विंड्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो अब से पहले हमने कहाँ तक पढ़ चुके थे भाई, इसके बारे में एक बार देख लेंगे। तो देखिए, बात कर रहे थे भाई हम पवनों के बारे में। तो मैंने तुम्हें बताया था पवन होती है 3 प्रकार की। पवन मोस्टली 3 प्रकार की होती हैं। जो सबसे पहली पवन होती हैं वो होती हैं स्थायी पवन, स्थायी पवन। दूसरी जो होती हैं वो होती हैं सामयिक पवन, सामयिक पवन। तो तीसरी पवन होंगी वो होती हैं स्थानीय पवन। नंबर 3 वाली पवन होंगी वो होती हैं स्थानीय पवन। जो स्थायी पवनें हैं उनके बारे में तुमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया था कि स्थायी क्यों होती हैं। इस तरह से भाई, ये अपनी पृथ्वी है ना, यहाँ पे एक इक्वेटर पड़ा इस तरह से। इक्वेटर के पास में यहाँ पे 30 से 35 डिग्री नीचे की ओर उपोष्ण कटिबंध पड़ता, और यहाँ पर भी एक उपोष्ण कटिबंध पड़ता 30 से 35 डिग्री के समथिंग। तो जब वायु दाब यहाँ से उठा, यहाँ पड़ा था, तो कुछ कहाँ मुंह कर गया, वो इस तरह से, कुछ इस तरह से मुंह कर गया था, कुछ इस तरह से मुंह कर गया था। कोरियोलिस बल के कारण इसकी दिशा कैसी हुई थी? कोरियोलिस बल के कारण ये जो वायु थी ये मूव कर गई थी ईस्ट से वेस्ट की ओर। ये बात भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताई थी। तो ये जो वायु थी, इन्हें कहा था हमने पूर्वा पवने। इसी तरह से हमने पछवा पवने पढ़ा था, इसी तरह से हमने पछवा पवने भी पढ़ ली थी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सामयिक पवने। सामयिक पवने ऐसी पवने जो कैसी होती हैं, जो हर 6 माह में अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं, या फिर हम इन्हें अर्ध स्थायी पवने भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पवने अर्ध स्थायी पवने हैं। अब अर्ध स्थायी मतलब, अर्ध स्थायी तो ऐसे हो सकती हैं भाई, ये स्थायी थी, ये तो पूरे 12 महीने, कितने, ये वाली पवने पूरे 12 के 12 माह एक ही दिशा में चली, मतलब पूर्व से पश्चिम चलती रही। तो अर्ध स्थायी का मतलब क्या होगा? जो 6 माह एक दिशा में चलती हो और 6 माह दूसरी दिशा में चलती हो, उन पवनों को कहते हैं हम सामयिक पवने। क्या कहते हैं इनको? सामयिक पवने कहते हैं। ये हर 6 माह में अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। अब सामयिक पवने पढ़ने से पहले हमें सिद्धांत पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो क्लास होने वाली है वो लगभग 10 से 20 मिनट की होगी, और 10 से 20 मिनट की क्लास में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई, मैंने तुम्हें जब ज्योग्राफी पढ़ाई तो इस तरह से पढ़ाया था। ये अपनी पृथ्वी होती है ना, ये उतापना सूत्र है। तो इसकी परिस्थिति होती है 3, एक कर्क के ऊपर लंबवत, दूसरा मकर के ऊपर लंबवत, तीसरा भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत। जब मकर रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत था तो उस स्थिति को हमने कहा था ग्रीष्मयनांत। इस स्थिति को हमने कहा ग्रीष्मयनांत, इसके प्रभाव बताए। दूसरी स्थिति जब मकर के ऊपर सूर्य लंबवत होगा, इसे कहेंगे शीतयानांत, इसके प्रभाव बताए थे दोनों गोलार्ध में, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था। तीसरी थी विषुव की स्थिति। विषुव मतलब इक्विनोक्स। इक्विनोक्स पड़ता है हमारा इक्वेटर लाइन के पास में। तो विषुव इसलिए तो कहा, इस रेखा को क्या कहते हैं हम? विषुवत रेखा। विषुवत कह दो, भूमध्य कह दो, या फिर इक्वेटर कह दो। तो सूर्य जब इक्वेटर लाइन के पास में होगा तो दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होगी। अब हर 6 माह में एक घटना घटती है। 6 माह में सूर्य या तो यहाँ पर लंबवत होगा हर 6 माह में, या फिर यहाँ पर लंबवत होगा। तो जब सूरज ऊपर वाले गोलार्ध में लंबवत होगा तो गर्मी कहाँ पड़ेगी? उत्तरी गोलार्ध में। जब सूरज दक्षिण गोलार्ध में लंबवत होगा तो गर्मी पड़ेगी दक्षिण गोलार्ध। इसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत सामयिक पवनों में काम करेगा वो होगा जल और भूमि के तपने का सिद्धांत। उसके बारे में एक बार देखेंगे। ये भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया था सबसे शुरू में। भाई सपोज करो ये अपना भूमि वाला पार्ट है, ये अपना कोई भूमि वाला पार्ट है, और इसी के पास में ये इस तरह से क्या है कि जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है भाई? ये इस तरह से, ये चारों तरफ जल भरा हुआ है इसके। अब क्या होता है इतना होने के बाद में वही परिस्थितियां, वही कंडीशन दोबारा आती है। सूर्य यहाँ पर मौजूद है, सूर्य कहाँ पर मौजूद है? सरफेस पर, इस तरह से मौजूद है सूर्य यहाँ पर। अब क्या परिस्थितियां होंगी? जो सूरज का प्रकाश पड़ना शुरू होगा वो ऐसा तो है नहीं कि इसके साथ में भेदभाव करेगा, भूमि के साथ में या जल के साथ में भेदभाव करेगा। वो तो इस जल के पास भी बराबर ही पड़ेगा ना, इस भूमि वाले पार्ट के पास भी बराबर पड़ेगा। आप कहोगे भैया इससे हमें क्या सोचना है? तो
इससे हमें जानकारी ये मिलती है जैसे 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 प्रकाश पड़ना शुरू होगा इस जल वाले पार्ट पर और इस भूमि वाले पार्ट पर, तो आप एक्सप्लेन करके देखना अपने आप ही, जो भूमि वाला पार्ट होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है जल वाले के मुकाबले। भाई भूमि वाला पार्ट जल्दी गर्म हुआ, इस जल वाले पार्ट के मुकाबले जल्दी गर्म होगा। तो जब भूमि के संपर्क में वायु है, संवहन की क्रिया के कारण वो वायु गर्म होगी। गर्म होने के बाद में ये यहाँ पर जो वायु होगी ना, ये इस रेखा के पास में भी यहाँ पर ये वायु जो होगी, सपोज करो वायु के 100 कण यहाँ पर मौजूद थे, 100 ही इधर मौजूद थे, तो धीरे 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 वायु गर्म होना शुरू हुई। तो जल्दी भाग कौन सा गर्म होगा? ये वाला भाग क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। ये वाला भाग क्या होगा? देर से गर्म होगा। क्या होगा भाई? देर से गर्म हो जाएगा। इसके बाद जो प्रभाव बनता, आपने नाम सुना होगा दाब प्रवणता का। किसका नाम सुना होगा? दाब प्रवणता शुरू में पढ़ाया था, दाब प्रवणता पढ़ाया था। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर वायु दाब इक्वल करने के लिए दाब प्रवणता को जाना जाता है। हालांकि इक्वल होता नहीं है, लेकिन प्रयास तो करते ही है ना। तो इस भूमि वाले पार्ट पर जब प्रकाश पड़ा, सेम प्रकाश पड़ा इस जल वाले पार्ट पर, तो ये वाला भाग जल्दी गर्म हुआ, तो जो यहाँ पर वायु थी वो कहाँ थी? ऊपर उठ जाएगी गर्म होकर के। यहाँ की वायु ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर वायु के कणों के मुकाबले वायु का जो कण होंगे उनकी संख्या कैसे हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। कम होगी ना, तो वायु दाब के कारण यहाँ पर किस चीज का निर्माण होगा? जब यहाँ का जो वायु थी वो ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर क्या पाया गया? आप मुझे बताएं भाई, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर पाया जाएगा निम्न दाब। क्या पाया जाएगा? निम्न वायु दाब। यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया गया। दूसरी कंडीशन, जो जल वाला पार्ट है वो देर से गर्म होगा। ये क्या हुआ? देर से गर्म होगा। जब जल वाला पार्ट देर से गर्म होगा, तो अभी यहाँ पर क्या है? उच्च वायु दाब बना हुआ है। कैसा? उच्च वायु दाब बना हुआ है इस पार्ट की ओर भी। तो वायु दाब के सिद्धांत के अनुसार वायु किधर चलती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर मूव कर जाएंगी। कहाँ पर मूव कर जाएंगी? निम्न वायु दाब की ओर मूव कर जाएंगी, मतलब भूमि वाले पार्ट की ओर चलना शुरू कर देंगी। इस परिस्थिति को क्या कहते हैं हम? जल समीर। क्या बोलेंगे? जल समीर बोलेंगे। अभी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है सामयिक कोणों का। सामयिक कोणों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेम कंडीशन, दो पार्ट। ये भूमि है, ये भूमि है, सेम जल है, सी वाटर। सूरज का प्रकाश निकला, क्या हुआ? भूमि वाला पार्ट गर्म हुआ। यहाँ पर भी लिखा हुआ है वार्म। वार्म मतलब गर्म हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन यहीं पर बनेगी। ये कैसा है अभी? ठंडा है। कैसा पार्ट है अभी? ठंडा है, समुद्र वाला पार्ट। तो जहाँ ठंडी वातावरण होता है वहां पर कैसा होगा? भैया ने बताया उच्च वायु दाब होगा। उच्च वायु दाब होगा भैया, मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह समझाया था। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? निम्न वायु दाब पाया जाएगा भैया, मैंने कहा बिल्कुल भैया, यहाँ निम्न वायु दाब पाया जाएगा। क्या चलती है वायु? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। इन वायु को कहते हैं हम जल समीर। क्या कर लेंगे इनको? जल समीर में बोलेंगे। दूसरा, सेम सिचुएशन आती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार बनेगा? क्वेश्चन आएगा दिन में स्थल और जल के पास में कौन सी समीर चलती है? एग्जाम में ऑप्शन आएगा स्थल समीर, एग्जाम में ऑप्शन आएगा जल समीर। तो कौन सा लगा देना? जल समीर। यहाँ से हमारे डाउट क्लियर हुआ। दूसरा आप देखेंगे तो भैया ये वाला सिद्धांत तो बता दिया, यहाँ से वायु आ रही है, लेकिन तुम्हें एक चीज और नहीं दिख रही। मैंने कहा वो बताओ। आप यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ से गर्म वायु इधर क्यों जा रही है? ये भी तो साइन बना हुआ है। तो इसका क्या नियम होता है? आपने देखा कि अपनी विंडो जो होती है इस तरह से होती है ना, ये विंडो है अपनी, और ये इस तरह से होती है। जस्ट इसके ऊपर इस तरह से ये बने होते हैं, खिड़की वगैरह लगी होती है इसमें। तो आपने सोचा भाई भैया एक बार बताओ, ये जो विंडो है इसमें बीच में ये पर्दा लगाने की क्या जरूरत थी? इसे पूरी इसी तरह से बनाए थे। ये वाली जो यहाँ पर रेखा बनाई क्यों बनाई है? तो ये
इस सिद्धांत के अनुसार बनती है। किस तरह से? गर्म वायु कहाँ जाएगी? ऊपर से बाहर निकल जाएगी, ठंडी वायु नीचे से एंट्री कर जाएगी। विंडो के पास में बैठ के देखना, जब नीचे बैठेंगे तो ठंडी वायु आती है, ऊपर जाएंगे तो विंडो के ऊपर वाला शेड होता है, वहां से बहुत गर्म वायु निकल के बाहर जाती है। तो यही नियम होता है इसके बारे में। अब बात करेंगे अपने टॉपिक की ओर। ठंडी वायु इधर से इधर चली, इधर से इधर चलेगी, गर्म वायु ऊपर उठी हुई है, ये फिर कहाँ जाएगी? अब सपोज करो यहाँ से कुछ कण इधर जा रहे हैं, चलते गए, ये गर्म वायु ऊपर उठती रही। अब जब यहाँ पे भी तो कुछ कणों की पूर्ति होगी, क्योंकि यहाँ पे वायु बन नहीं रही, यहाँ पे जो मौजूद वायु है वही तो इधर जा रही है, तो गर्म वायु किधर मूव कर जाएगी? फिर गर्म वायु धीरे धीरे ऐसे मूव करती चली जाती है। तो इस साइन का यहाँ पे ये मतलब। दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है रात का, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की बात हुई थी, यहाँ पे बात हुई चंद्रमा की। चंद्रमा मतलब रात की बात हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे नजर आ रहा तुम्हें, यहाँ पे नजर आ रहा तुम्हें वार्मिंग, पूरा दिन हुआ, पूरा दिन। अब क्या होता है जब पूरा दिन हो जाएगा, तो जब किसी चीज को हम ऐसा समझो सूरज के सामने रखते हैं, मतलब खुले में रखते हैं, तो क्या होगी? वो ज्यादातर जल्दी गर्म हो जाएगी। आप क्या कहोगे भैया भूमि वाला पार्ट भी तो पूरे दिन गर्म हुआ और जल वाला पार्ट भी गर्म हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक सिद्धांत और भी तो पढ़ाया था, जल वाला पार्ट देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा, भूमि वाला पार्ट जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। तो जब ये पार्ट रात में 10 बजे तक, रात 10 बजे तक ये वाला पार्ट हो जाएगा ठंडा, और भैया ये वाला भी बना हुआ है गर्म, ये ठंडा हुआ, ये वाला पार्ट अभी भी गर्म बना हुआ है। क्या परिस्थिति का निर्माण होगा? भाई देर से गर्म हुआ तो देर से ही ठंडा होगा, वायु क्या मूव करना शुरू करेंगी। यहाँ पे बना निम्न दाब। निम्न दाब किस कारण? यहाँ की सारी वायु तो इधर आ गई थी, पहले आई थी नहीं दिन में, सारी वायु तो इधर आ गई थी इस तरह से, तो यहाँ पे वायु की कमी नहीं पड़ेगी क्या? कुछ गर्म होने के कारण कुछ वाष्प बन के ऊपर उठी, तो यहाँ पर तो वायु कम पड़ी। वायु दाब अब कहाँ कम है रात में? समुद्र पर। कहाँ ज्यादा है? भूमि पर। वायु दाब के सिद्धांत के अनुसार वायु किस ओर मूव करती है? आपको भैया ने एक बार बताई थी कि वायु दाब के सिद्धांत के अनुसार वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। इस साइड में हाई प्रेशर बना हुआ है, इस साइड में लो प्रेशर बना हुआ है, वायु ऐसे चलती चली जाएगी, फिर गर्म वायु ऐसे स्ट्रक्चर में चलती चली जाएगी। समझ में आई ये बात? चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है मानसूनी पवने। क्या दिया है यहाँ पे? मानसूनी पवने दिया हुआ है स्टाइल में। भाई सपोज करें अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ नीचे, और ये भी अपना इंडिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ। इंडिया ने इसलिए लिया क्योंकि भाई हम इंडिया की लोकेशन जानते हैं, इंडिया की लोकेशन तो जानते हैं ना। आप कहोगे भैया ऑस्ट्रेलिया भी तो ले सकते थे, मैंने कहा बिल्कुल अमेरिका भी ले लेते, लेकिन बहुत से बच्चों को इनकी लोकेशन ना पता होगी। तो लोकेशन का यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अपना ग्लोब है, ग्लोब के बारे में शुरू में इसलिए जानकारी दी थी, यहाँ से इक्वेटर लाइन जाएगी, इस इक्वेटर लाइन के जस्ट ऊपर, कहाँ पर? यहाँ पे यदि हम बात करें तो इस तरह से अपना इंडिया मौजूद है, नहीं है? मैंने कहा भी इनसे दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे बोल सकते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिण गोलार्ध। भैया दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में, मैंने कहा बिल्कुल। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट बताया था कोरियोलिस बल। दूसरा पॉइंट मैंने कोरियोलिस बल बताया था, उसका भी यहाँ पे काम करता। भाई जो ज्योग्राफी होती है वो जो होती है हमारी स्टेप बाय स्टेप काम करती है। यदि हम कोई पॉइंट भूल जाते हैं ज्योग्राफी में, किसी सिद्धांत को भूल जाते हैं, तो समझो हमारे ज्योग्राफी हमारे समझ में नहीं आने वाली। इस कोरियोलिस बल के कारण, ये जो कोरियोलिस बल है, इस कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली कोई भी वायु प्रयास करेगी अपने दाएं साइड जाने का। कहाँ प्रयास करेगी? दाएं साइड जाने का। सपोज करो मैं इस तरह से खड़ा हूँ, तो मेरा दायां हाथ किधर है? मैं इक्वेटर लाइन से ऊपर की ओर जा रहा हूँ, तो मैं दायां हाथ यही तो पड़ेगा, तो वायु किधर मुड़ी? इस साइड मुड़ जाएगी। दूसरा पॉइंट, मैं खड़ा हूँ ध्रुव के पास में, जब मैं यहाँ ध्रुव के पास में खड़ा रहूंगा तो जो वायु है वो किधर मूव करेगी? मैं सपोज करो यहाँ पे खड़ा हूँ अब की बार, और मेरा फेस इक्वेटर की लाइन की तरफ है, तो मेरा फेस इक्वेटर लाइन की तरफ है, तो वायु किधर मूव करेगी? भैया ने बताया दाएं साइड मूव करेगी। किधर मूव करेगी? दाएं साइड। अब की बार मेरा दाएं हाथ किधर है? तो वायु किधर मूव कर जाएगी? अपने इस साइड। उत्तरी गोलार्ध में वायु अपने दाएं साइड मुड़ जाएगी, सेम इसका उल्टा होगा दक्षिण गोलार्ध में, वायु अपने मुड़ जाएगी बाएं साइड। कहाँ मुड़ेगी वायु अपने? अब सपोज करो मैं ऐसे ही खड़ा हूँ इक्वेटर लाइन के पास में, अब की बार मैं यहाँ खड़ा हूँ और
मेरा फेस किधर है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस इक्वेटर लाइन के बाद मेरा फेस नीचे की तरफ है, इस दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, तो मेरा बायां हाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा। दक्षिणी गोलार्ध में चल रहे हैं तो वायु किधर मुड़ जाएगी अपने, इस साइड मुड़ जाएगी। मैं दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा हूँ, फेस मेरा इक्वेटर लाइन की तरफ है, तो मैं इस साइड जाना शुरू करूंगा तो मेरा बायां हाथ किधर होगा, ये हो जाएगा। ये बताया भी था भाई कि कोरियोलिस बल किस कारण उत्पन्न होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक भाई, अब बात करेंगे पॉइंट की, जो मानसूनी पवनें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई प्रकार से यहाँ से पूछा जाएगा। यह अर्धस्थायी पवनें होती है। अर्धस्थायी क्यों होती है, अर्धस्थायी क्यों होती है, क्योंकि भाई 6 महीने सूरज कर्क रेखा के ऊपर लंबवत है, 6 महीने मकर रेखा के ऊपर लंबवत है यहाँ पे। तो एक बार तो मानसूनी पवनें यहाँ होंगी, दूसरी बार मानसूनी पवनें यहाँ होंगी। इन्हीं मानसूनी पवनों के कारण हमारे भारत में वर्षा होती है। बाद में बात करेंगे इसके बाद। पॉइंट क्यों आएंगे, पॉइंट क्या है हमारा भैया, भारत है अपना उत्तरी गोलार्ध में है। अब जैसे 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 हम मई जून वाले महीने में पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे भाई, मई जून वाले महीने में पहुंचेंगे, तो मई जून में हमारे गोलार्ध में क्या होता है, जो मई से जून वाला महीना है, मई जून वाले महीने में हमारे गोलार्ध में पाई जाती है गर्मी। क्या पाई जाएगी, गर्मी पाई जाएगी। भैया ये समुद्र भी है ना इसके पास में, मैंने कहा बिल्कुल ये समुद्र भी है। ये हमारी बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा हिंद महासागर है, ये हमारा अरब ओशियन है, अरब महासागर। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है दक्षिण भाग, मतलब प्रायद्वीप भारत। इससे पहली क्लास में एक्सप्लेन कराया था प्रायद्वीप खाड़ी वगैरह क्या होता है, देख लेना। तो अब जब मई जून वाले महीने में क्या होगी, गर्मी पड़नी शुरू हुई, अप्रैल से मई से शुरू हुई और जुलाई तक पड़ेगी। भैया एक बार बताओ, तुमने बताया कि भूमि वाला पार्ट जल्दी गर्म होगा, मैंने कहा बिल्कुल जल्दी गर्म होगा। तो क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या परिस्थितियां बन जाएंगी, तो 2 स्थितियां दी होंगी, एक सर्दी वाली एक गर्मी वाली। तो सपोज करो हम कहाँ पे मौजूद हैं, हम कहाँ मौजूद हैं, हमने बात करी पहले गर्मियों की, किसकी बात करी हमने, ग्रीष्म काल की। अब ग्रीष्म काल मतलब मई जून वाले महीने की बात करी, तो ये पार्ट भी गर्म हुआ, ये पार्ट भी गर्म हुआ। तो इतना बड़ा समुद्र है, आप अपने घर में देखना, जब पानी गर्म करते हैं थोड़ा सा पानी गर्म करा जल्दी हो जाएगा, और गर्म और बहुत सारा पानी लिया देर से गर्म होगा, मतलब बहुत सारा पानी ले लिया कितना गर्म होगा, देर से गर्म होगा, सेम हीट पर देर से गर्म होगा ना। अब 1 महीने में क्या पूरे समुद्र का पानी गर्म हो जाएगा, आप कहोगे नहीं भैया बिल्कुल नहीं होने का, टाइम लगेगा, यानी कि टाइम तो लगेगा ना, लेकिन धीरे 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 क्या होना होगा, गर्म तो होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म तो होना शुरू होगा, उसकी वाष्प तो बनना शुरू होगी। अब भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाष्प बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन सारा पानी गर्म नहीं होने का। मैंने कहा अप्रैल मई और जून 3 महीने में वाष्प बनना शुरू हो जाएगी, और जुलाई में जाकर के वाष्प बादल का रूप लेगी और आकर के हमारे उत्तर भारत के ऊपर आक्रमण कर देगी, मतलब वर्षा करनी शुरू कर देगी। अब यही सिचुएशन यहाँ से बनी, यहाँ से वाष्प उठना शुरू हुई, ये वाला भाग देर से गर्म होगा, देर से गर्म। तो इस जल वाले पार्ट पर जो बिंदु दिखा है, यहाँ पर पाया जाएगा उच्च वायु दाब, ये वाला पार्ट जल्दी गर्म होगा, यहाँ पर पाया जाएगा लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। वायु किस साइड चलना शुरू करेगी, वायु किस साइड चलना शुरू करेगी, आप भैया हाई प्रेशर से लो की तरफ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही इस वायु ने चलना शुरू करा, जैसे ही इस वायु ने चलना शुरू करा, तो क्या परिस्थितियां होंगी, तुरंत कोरियोलिस बल आएगा। क्या आएगा, तुरंत कोरियोलिस बल आएगा, और आकर के क्या कहेगा कि आपने चलना तो शुरू कर दिया, लेकिन आप ये देख लो कि आप किस गोलार्ध में हैं, आप किस गोलार्ध में। कोरियोलिस बल ने उन्होंने कहा वायु ने, मैं तो भाई उत्तरी गोलार्ध में हूं, क्योंकि भारत की बात हो रही है। कोरियोलिस बल कहेगा आप उत्तरी गोलार्ध में, हाँ तो अपने दाएं साइड मुड़िए। कहाँ मुड़िए, अपने दाएं साइड मुड़िए। उसने कहा क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में किसका नियम चलता है, कोरियोलिस बल का, और उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का नियम क्या है, मुक्त रूप से चलती हुई वायु अपने दाएं साइड मुड़ने का प्रयास करेगी। ये जो इसमें किताब में स्ट्रक्चर दिया है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये गलत है। यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, देखना भी, यहाँ से स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, समझ में आई बात, इस तरह। तो बताओ दाएं साइड की ओर वायु मूव करेगी नहीं करेगी, यहाँ से वायु मूव करेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, अरावली पर्वत को क्रॉस करके वायु निकलेगी। तो यहाँ पे होती 4 दिशा, यहाँ पे 4 दिशा होगी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीष्म काल में सामयिक पवनों की दिशा क्या होगी। आप कहोगे भैया हमें रीजनिंग बहुत अच्छी तरह से पढ़ी, मैंने कहा अच्छी बात भी पढ़ी है, तो उसका क्या फायदा होने वाला, देखो इसे हम क्या कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट।
इसे हम क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट, इसे साउथ वेस्ट, इसे साउथ ईस्ट कह सकते हैं। तो आप मुझे बताओ वायु किस दिशा से किस दिशा की ओर मूव कर रही है, ज्यादातर वायु किस दिशा से किस दिशा की ओर मूव करेगी भैया, इस साइड जा रही, नहीं ज्यादा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब कहां जा रही है, उत्तर, उत्तर। तो यहीं से पूछा जाएगा कि देखिए ग्रीष्म काल के दौरान पवनों की दिशा, ग्रीष्म ऋतु के दौरान पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। एक लाइन थी, रटा लेता बैठा के, केवल यदि एक लाइन होती, लेकिन उसके नीचे जस्ट दूसरी लाइन तो दी हुई है। यदि ये ना देके ये पूछ लिया तो एग्जाम में फिर हो जाएंगे कि उत्तर पश्चिम जाना या फिर कहां जाना, उत्तर पश्चिम जाना या फिर दक्षिण पश्चिम जाना, मिल जाएंगे। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं होती हैं, इसीलिए इतने सारा मटेरियल बताए। अब देखेंगे अपना सर्दी वाला, क्या देखेंगे भाई, सर्दी वाला पॉइंट देखेंगे। लगातार गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ते पड़ते काफी समय हुआ, जल वाला पार्ट गर्म हो जाएगा। अब लोग पहुंचे कहाँ पर, दीपावली वाले महीने के पास में। जैसे जैसे दीपावली वाले महीने के पास में जाएंगे, ठंड कैसी होगी, जैसे दीपावली वाले महीने के पास में बढ़ते चले जाएंगे, कैसी होगी ठंड, आप कहोगे भैया ठंड बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब ये भूमि वाला पार्ट कैसा होगा भैया, जल्दी गर्म हुआ था तो ये जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ये वाला पार्ट देर से गर्म हुआ था तो ये कैसा होगा, देर से ठंडा होगा। जब ये वाला पार्ट अभी भी गर्म बना हुआ है, तो वायु किस साइड चलना शुरू करेंगी, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा लो प्रेशर। और दाब प्रवणता के अनुसार या वायु दाब का जो नियम होता है उसके अनुसार वायु चलती है हाई प्रेशर से, कहाँ चलेगी, कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से, कहाँ चलती है वायु, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। किधर मूव कर जाएगी वो, ये अपना हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ। किधर मूव कर जाएगी अपने, तो किस साइड जा रही है अपने, नॉर्थ वेस्ट में। हाँ कहाँ जाएंगे भैया, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम जाएंगे, है ना, हाँ साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम जाएंगे। तो ये क्या हुआ हमारा, साउथ वेस्ट में। मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर इस तरह से भी होता है। कहाँ जाएंगे अपने, साउथ वेस्ट में। तो दूसरी वाली बात में क्या हो जाएगी हमारे, याद हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम की ओर मूव कर जाएंगी भाई, उत्तरी गोलार्ध में। सेम सिचुएशन आएगी दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में आप देख लेना, यदि ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, न्यूजीलैंड की बात हुई, तो स्ट्रक्चर बनाना, उस स्ट्रक्चर बनाने को जैसे से देख लेना, अपना क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ज्योग्राफी के ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनाकर ये होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे। अब आती है जल और स्थल समीर। मैं तुमसे कहूं कि भैया मैंने तो ये चीज तुम्हें पहले पढ़ा दी, तुम कहोगे भैया तुमने बोर्ड पे तो पीपीटी और लगाई है, पहले करना पढ़ा दी। मैंने कहा जब तुम्हें क्या पढ़ाया था सबसे शुरू में, ये वाली बात पढ़ाई थी, तो जल और स्थल समीर ही तो थी। क्या हुआ, जल और स्थल समीर ही तो थी। अब देख लेंगे इनको, देखा स्थल तथा जल के गर्म होने की प्रकृति भिन्न होती है, बात बताई थी, जो मैं बोल रहा हूँ पीछे लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा, जल वाला भाग देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, भूमि वाला भाग जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। सेम बातें मेरे पीछे लिखी मिलेगी। जो भाग जल्दी गर्म होगा वहां पर निम्न वायु दाब पाया जाएगा, जो भाग देर से गर्म होगा वहां पर उच्च वायु दाब पाया जाएगा। वायु कहाँ चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। सेम बातें मेरे पीछे तो लिखी हुई है। अब देखो, जलीय क्षेत्र को गर्म या ठंडा होने में समय लगता है, मतलब देर से गर्म होता है। दूसरा, दिन के समय सौर ताप ग्रहण करके स्थलीय भाग अधिक गर्म हो जाता है। दिन के समय की बात हो रही है भाई, बताया था थोड़ी शुरू में, दिन के समय भूमि वाला भाग गर्म हो जाएगा और जो समुद्र वाला पार्ट है दिन होते होते ठंडा हो जाएगा वो। तो क्या होगा, अतः स्थलीय भाग में निम्न दाब परिस्थितियों का निर्माण होगा दिन के समय में। दूसरी, इसकी तुलना में जलीय क्षेत्र में उच्च वायु दाब पाया जाएगा दिन के समय में। वायु किधर हम चलना शुरू करेंगे अपने, जल से भूमि की ओर। सेम बात इधर लिखेंगे भाई, सेम सिचुएशन इधर लिखी हुई है। अतः दिन के समय क्या चलती है, दिन के समय क्या चलती है, जल समीर चलती है। रात के समय स्थलीय भाग क्या होगा, जल्दी क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। भूमि वाला भाग पूरे दिन तपा, तो क्या हो जाएगा, पूरे दिन तपने के बाद में गर्म रहेगा, तो वहां पर जल वाले भाग में निम्न वायु दाब पाया जाएगा, भूमि वाले भाग में उच्च वायु दाब पाया जाएगा। सेम सिचुएशन इधर बनेगी। तो रात के समय स्थलीय भाग अत्यधिक ठंडा हो जाता है, क्योंकि भूमि वाले पार्ट की विशेषता है। अतः स्थलीय भाग में उच्च दाब परिस्थितियों का निर्माण होगा, उच्च दाब परिस्थितियों का निर्माण होगा। इसकी तुलना में जलीय भाग में निम्न दाब परिस्थितियां पाई जाती हैं। अतः रात के समय क्या चलेंगी,
रात के समय क्या चलेंगी, स्थल समीर चलेंगी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, तो देख लेना ये स्ट्रक्चर है इसका, तो सबसे शुरू में समझा दिया था। अब बात आती है घाटी और पर्वत समीर की, घाटी और पर्वत समीर की। अब इसको बाद में देखेंगे, लिखे होगा, पहले समझ लेंगे, पहले समझ लेंगे। पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सबसे पहला चित्र है ये वाला। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूर्य है। दूसरा स्ट्रक्चर दिया है इस तरह से, यहाँ पर क्या है, चंद्रमा। इतना तो आप लोग जानते होंगे, सूरज कब निकलेगा, दिन में या रात में। अब दिखाएंगे दिन में निकलेगा, आप देखेंगे रात में, तो शायद तुम देख रहे हो। तो सूरज कब निकलते हैं, दिन में। अब सेम सिचुएशन है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ घाटी है, क्योंकि पर्वत के जस्ट साइड वाला जो पार्ट होता है जिसे हम भाबर प्रदेश कहते हैं, उसे हम घाटी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, घाटी भी कह सकते हैं। घाटी मतलब दून, दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र, या फिर पर्वतों के जस्ट साइड का क्षेत्र क्या कहलाएगा, घाटी कहलाएगा। अब प्रकाश पड़ना शुरू हुआ, प्रकाश पड़ना शुरू होगा, जल्दी कौन सा पार्ट गर्म हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो छाया सी बनी हुई है ना पर्वत के बराबर में, क्या बनी है घाटी में। घाटी में जैसे जैसे प्रकाश तिरछा पड़ना शुरू होगा सुबह के समय, तो इधर तो ठंडी रहेगी ना, लेकिन चोटी वाला जो पार्ट है, चोटी वाला, यहाँ पर क्या होगी, चोटी वाले पार्ट की ओर प्रकाश पड़ना शुरू होगा, और वो कैसा होगा, गर्म हो जाएगा। भूमि वाला पार्ट गर्म होता है, वैसे भी प्रकाश कैसा पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि जो इस चोटी के पास में मिट्टी है, इस मिट्टी के पास में जो वायु पाई जाएगी, संवहन के कारण वो वायु गर्म होगी। दूसरा, जब प्रकाश इस मिट्टी वाले कणों पर पड़ेगा, तो विकिरण के कारण उन कणों में भी ऊष्मा प्रदान होनी शुरू हो जाएगी, क्या होगी, ऊष्मा बननी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ की जो वायु है गर्म होकर कहाँ उठ जाएगी, कहाँ उठेगी, ऊपर उठ जाएगी। यहाँ पर भी ठंड बनी हुई है। दिन के समय यहाँ पर क्या पाया जाएगा, लो प्रेशर, यहाँ पर क्या पाया जाएगा अभी, हाई प्रेशर। क्या पाया जाएगा इधर, हाई प्रेशर। वायु किधर चलना शुरू करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्या बनेगा इसको, घाटी समीर। सेम सिचुएशन होती है रात में, रात में सिचुएशन होगी इधर, यहाँ पर चंद्रमा निकला हुआ है, चंद्रमा निकला हुआ है, क्या प्रेशर बनेगा, ये वाला पार्ट। यहाँ पर एक सिद्धांत और आ जाता है रात के समय, दिन में नहीं आता वो, हालांकि दिन में भी आता है, लेकिन सूरज क्या करता है, उसको खत्म कर देता दिन के समय। क्योंकि बताऊंगा उसके बारे में। पर किलोमीटर चलने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता। एक मतलब कितना चलता, 165 मीटर, हाँ 165 मीटर ऊपर की ओर जाने पर तो कितना आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऊपर की ओर चले, ऊपर की ओर चले, एक तो वैसे ही रात हो रहा है, रात का समय है, उधर ऊपर से कुछ ऊष्मा भी नहीं आ रही, क्योंकि सूरज ने तो इस वाले नियम को फेल कर दिया, भूमि के संपर्क में आने के विकिरण के नियम के अनुसार। यहाँ तो जो चंद्रमा है कुछ गर्मी थोड़ी पैदा कर रहा हो, चंद्रमा गर्मी पैदा नहीं करेगा, तो ये वाला सिद्धांत अधिक सक्रिय हो जाएगा। ऊपर की ओर चलने पर टेम्परेचर घट जाएगा, ऊपर की ओर चलने पर टेम्परेचर घट जाएगा पर किलोमीटर चलने पर। तो यहाँ पर क्या पाई जाएगी, जब टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने के कारण क्या पाया जाएगा, इस ऊपर वाले पार्ट में हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। क्यों, क्योंकि शाम होते होते यहाँ की वायु कहाँ शिफ्ट हो चुकी थी, ऊपर। यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर। वायु किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इसे कहते हैं पर्वत समीर। बता दोगे, दिन रात देकर के एग्जाम में पूछ लेगा, दिन के समय क्या चलती है, घाटी समीर, रात के समय पर्वत समीर। तो यार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो भाई अब तो कुछ नहीं रहा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दिन के समय क्या चलती है हमारी, दिन के समय चलती है हमारी घाटी समीर, रात के समय चलेगी हमारी पर्वत समीर। जो जो बातें मैंने तुम्हें बोल के बताई, सेम वही चीजें यहाँ पर तुम्हें लिखी हुई मिल जाएंगी। आप इसे एक बार पढ़ लेना। लेकिन मैं पढ़ के बता दूं, भाई दिन के समय सौर ताप ग्रहण करने के कारण पर्वतीय क्षेत्र अधिक गर्म हो जाता है। अधिक पर्वतीय क्षेत्र गर्म होगा, निम्न दाब की उत्पत्ति होगी। जो घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर ठंड है भी, तो वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा। वायु चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, वही तो बातें लिखी है ना यहाँ पर। रात के समय पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं, अतः वहाँ पर उच्च दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। दूसरी बात, इसकी तुलना में घाटी में निम्न दाब परिस्थितियां पाई जाती हैं, अतः रात के समय पर्वत समीर चलता है। पर्वत समीर के कारण घाटी में ताप विलोमता की स्थिति बनती है। ताप विलोमता क्या होता है, इसके बारे में बता दूं। जब कभी ऐसा हो कि ऊपर की ओर चलने पर
ऊपर की ओर चलने पर टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाए, उसे हम कहते हैं क्या कहेंगे, ताप विलोमता कहेंगे। ठीक, इसी के कारण निर्माण होता फॉग का, जिसका कोहरे का निर्माण होता, जिसके बारे में चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट